हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड की, आयनिक ठोस की। देखना एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। आयनिक सॉलिड, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आयनिक सॉलिड के बारे में, आयनिक सॉलिड होता क्या है, आयनिक ठोस होता क्या है। देखो, ठोस की हम बात कर रहे थे पहले। सबसे पहले हमने जो ठोस पढ़ा था वो था आणविक ठोस, और दूसरा जो ठोस हम पढ़े हैं वो कौन सा है, आयनिक ठोस। ठोस का मतलब अवयवी कण पास पास है, क्लॉच पैकिंग है, बिल्कुल क्लॉच पैकिंग है, पास पास है, ठीक है। आणविक ठोस हम पढ़ चुके। आणविक ठोस मतलब ये जो कण है ये किसके रूप में होंगे, अणु के रूप में होंगे। आयनिक ठोस, देखो नाम से पता चल रहा है आयनिक ठोस, इसका मतलब क्या है, इस ठोस में जो आपके अवयवी कण है वो कौन है, आयन्स है, कैटाइन है, एनाइन है, ठीक है, धनायन है, ऋणायन है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में आयन होते हैं उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट इसका क्या, अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण आयन होंगे, अवयवी कण आयन होंगे, ठीक है। अब ये अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण पहले बात कर चुके हैं हम। अवयवी कण कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है जो जिन कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं इसे हम। तो अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। किसमें होंगे, आयनिक ठोस में, क्योंकि देखो नाम, देखो इसका नाम क्या है, इसका आयनिक ठोस। इसका मतलब अवयवी कण क्या है, इसमें आयन है, ठीक है। जैसे हम बात करें NaCl की, ये एक आयनिक ठोस है, एग्जाम्पल है इसका। जैसे हम बात करें KCl की, ये भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें CaCl की, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये सारे आयनिक ठोस है। तो इनमें आयन कौन कौन से होंगे, जैसे Na+Cl-, जैसे K+Cl-, जैसे Cgm+Cl-, ये आयन्स है। और हम ये बात जानते हैं, अपोजिट आयन के बीच, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इसीलिए ये कण क्या है, बिल्कुल पास पास है, क्लॉच पैकिंग है, ठीक है। तो अवयवी कण क्या है, आयन है। और विपरीत आवेशित आयन जब भी कहीं होंगे, प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। इसीलिए क्लॉच पैकिंग है इनकी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं Na+Cl- की, K+Cl- की, CS+Cl- की, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम ऐसा कहते हैं कि आयनिक ठोस में जो ये अपोजिट आयन्स है इनके मध्य स्थिर वैद्युत प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए ये आकर्षण कैसा है, मजबूत है। देखो जहां भी हम बात करें, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, अट्रैक्शन होगा, इनमें आकर्षण होगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, प्लस का 2 माइनस का 2 आवेश बढ़ेगा, अपोजिट आवेश है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्लस का 3 माइनस का 3 अट्रैक्शन बढ़ेगा। सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें आकर्षण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आयन्स की बात हो गई। तो इसमें जो आकर्षण बल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो देखो हम ये कह सकते हैं इसमें जो आकर्षण होगा वो कैसा होगा, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और दोनों के बीच में आकर्षण कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हम गलनांक और क्वथनांक की अगर बात करें तो बताओ इनका जो गलनांक और क्वथनांक है पहले वाले की तुलना में ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अट्रैक्शन कैसा है, आकर्षण कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब हम तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो आयनिक ठोस है
इनके गलनांक व क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कैसा है, आकर्षण कैसा है, मजबूत है, प्रबल है, जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक जो है इनके ज्यादा होंगे, किससे, आणविक ठोसों से। ठीक है, और हम बात करें आयनिक ठोस की, आयनिक ठोस जो है वो कठोर होता है, कठोर, हार्ड होता है नेचर का। ठीक है, कठोर प्रकृति का होता है, कठोर प्रकृति, कठोर नेचर होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर। कठोर क्यों होती है, क्योंकि इसमें अभिविकर्ण बिल्कुल पास पास होते हैं, क्लॉच पैकिंग होती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, कठोर। एक आपने और भी पढ़ा है आयनिक ठोस के बारे में, आयनिक ठोस जो है वो भंगुर प्रकृति का होता है, कठोर प्रकृति, भंगुर, भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर का मतलब क्या है, देखो, भंगुर का मतलब है कि हमने अगर इसके ऊपर प्रेशर लगाया, दाब लगाया, बल लगाया, तो बल लगाने से क्या होगा, जो ये एक तरह के आयन है, धनायन जो है वो एक साइड आ जाएंगे और ऋणायन जो है वो एक तरफ चले जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। देखो एक बार समझना, मान लो हमारे पास आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड है, और NaCl का आयनिक ठोस है। ठीक है, और NaCl के आयनिक ठोस की अगर हम बात करें तो हमारे पास धनायन भी है और ऋणायन भी है, बिल्कुल अल्टरनेट ऑर्डर में है, एकांतर क्रम में है। जैसे ही हमने बल लगाया तो बल लगाने से क्या होगा, धनायन एक तरफ आ जाएंगे और ऋणायन एक तरफ चले जाएंगे। अब क्या होगा, समान आवेश है, इनके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो क्रिस्टल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यही क्या है, भंगुरता। भंगुरता क्या है, क्रिस्टल का टूटना, बिखरना, यही क्या है, भंगुरता। ठीक है, तो ये जो ठोस है ये कठोर होते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति होती है इनकी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, हम इनकी चालकता की बात करेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करेंगे। आयनिक ठोस कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये चालक है या कुचालक है। देखो भी समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोस की अगर हम बात करें और ठोस अवस्था की बात करें तो जो आयनिक ठोस है वो कुचालक होते हैं। देखो, कुचालक और चालक समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चालकता आती किसके कारण है, रीजन क्या है उसका। देखो, दो ही कारण है चालकता की, चालकता दो ही कारणों से आती है। चालकता के लिए दो कंडीशन है, और पहली जो कंडीशन है वो है फ्री आयन, मुक्त आयन। चालकता के लिए हमें क्या चाहिए, मुक्त आयन चाहिए, फ्री आयन चाहिए। और दूसरा जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो, चालकता दो चीजों से आती है, एक आपका मुक्त आयन है और एक आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त मतलब फ्री होना चाहिए, मूवमेंट करेगा, फ्री होगा तो क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा, गति करेगा, और उसी के कारण क्या आती है, चालकता। ठीक है, तो कैसा भी पदार्थ है उसमें मुक्त आयन होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें चालकता आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयनिक ठोस। देखो नाम से ऐसा पता चल रहा है, इसमें क्या है, Na+Cl-, इसका मतलब इसमें आयन है, इसका मतलब ये चालक होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठोस अवस्था में ये चालक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो, ध्यान से समझना। देखो भाई, हमने कहा NaCl, ठीक है, तो ये जो NaCl है ये आयनिक ठोस है। यहां पर ठोस अवस्था में इसमें आयन नहीं है, Na+ और Cl- नहीं है यहां पे। ठीक है, आयन नहीं, ये तो NaCl है, ठोस है, न्यूट्रल हो गई। Na+ और Cl- दोनों ने मिलके क्या बनाया, NaCl। तो यहां पे ये जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में मुक्त आयन इसके पास नहीं है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, तो क्या समझा हमने यहां से, आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में, द्रव अवस्था में, मोल्टन फेज में
ये विद्युत के चालक होते हैं। क्यों होते हैं भाई? इस NaCl को हमने पानी में डाला, H2O में डाला, क्या मिलेगा हमें? Na+Cl- आयन मिल गए। हमें चालकता के लिए क्या चाहिए? मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मोल्टन फेज आई इसकी तो हमें क्या मिल गया? Na+ और Cl-। ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या जाएगी? चालकता। तो हमने यहां से क्या सीखा? आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था विलयन अवस्था में विद्युत का चालक होता है। क्योंकि चालकता के लिए हमें क्या चाहिए? मुक्त आयन चाहिए और मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मुक्त आयन हमें कौन सी अवस्था में मिलेंगे? मोल्टन फेज में मिलेंगे, द्रव अवस्था में मिलेंगे, विलयन अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां क्या कहेंगे? आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन विलयन अवस्था में विद्युत का चालक होता है। आयनिक ठोस कुचालक होता है, सीधा लिख दे रहे हैं हम। और कोष्टक में क्या लिखा हमने? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में कुचालक होता है। और हम बात करें आयनिक ठोस की, चालक होता है कब? द्रव अवस्था में, विलयन अवस्था में, मोल्टन फेज में, विलयन अवस्था में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में कुचालक होता है, क्योंकि उसके पास मुक्त आयन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। लेकिन जैसे ही विलयन अवस्था आई तो वो चालक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास मुक्त आयन आ गए, मुक्त आयन उपलब्ध हो गए, और ये गति करेंगे जिसके कारण क्या आती है? चालकता। ठीक है, तो यहां से हमने चालकता का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। चालकता दो रीजन से आती है, दो कारणों से आती है, मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आती है। ठीक है, तो ये आयनिक ठोस की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा इस NaCl का अरेंजमेंट देख लेते हैं, इसकी व्यवस्था हम देख लेते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो एक बार नोट कर लो इसको। देखो भी समझ, हमने एग्जांपल लिया NaCl और इसका अरेंजमेंट हमको देखना है, इसकी व्यवस्था हमको देखनी है। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरह के आयन है, Na+ और Cl-। दो तरह के आयन है, ये आपका धनायन है और ये आपका ऋण आयन है। अब इस NaCl को अगर हम एक घन में व्यवस्थित करें, एक क्यूब में व्यवस्थित करें, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो देखो कैसा होता है। पहले हम एक घन बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। ये आपका घन है। ठीक है, घन हम जानते हैं जिसकी फेस कितनी होती है भाई? घन की 6 फेस होती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो NaCl को हम इसमें व्यवस्थित करेंगे तो ध्यान रखना इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। जो Na+ आयन है उसको हम होल मान लेते हैं, और जो Cl- आयन है उसको हम डॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो जो Na+ आयन है ये सारे के सारे सभी किनारों पे होंगे, 12 किनारों पे, और एक घन के केंद्र पर। ठीक है, और जो Cl- आयन है ये आपका Cl- आयन होगा FCC मैनर में, आगे चल के आएगा ये FCC मैनर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आगे आएगा। इसका मतलब ये है Cl- जो है वो सभी फलकों के केंद्र पर होगा और उसके साथ साथ सभी कोनों पर होगा। फिर से समझना, NaCl की व्यवस्था हम देख रहे हैं, अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, जिसमें दो तरह के आयन है, Na+ और Cl-। Na+ कहां होगा?
सभी किनारों पर प्लस घन के केंद्र पर, ठीक है। और Cl माइनस कहां होगा? सभी कोनों पर प्लस फेस के सेंटर पर, फलक के केंद्र पर, ठीक है। ये इसकी व्यवस्था होती है, ठीक है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं Na प्लस कहां होगा? सभी किनारों पर, ऑल एजिज, सभी किनारे, प्लस बॉडी के सेंटर पर, घन के केंद्र पर, प्लस बॉडी सेंटर। और ये जो Cl माइनस है ये कहां होगा? ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेस सेंटर, सभी पलकों के केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम Na प्लस को व्यवस्थित कर रहे हैं, जिसको हम क्या मान रहे हैं? होल मान रहे हैं। देखो भी कहां है? सभी किनारों पर प्लस बॉडी सेंटर। पहले किनारे देखो, 12 किनारे हैं, ठीक है। देख लो आप एक बार, समझ लो इसको। देखो इसको हम एक घन मान लेते हैं, ये घन है, ठीक है, ठीक है, मान लो एक, वैसे घन तो नहीं है एक्चुअल, लेकिन मान लो। और इस घन में किनारे कितने हैं? 12, कोने कितने हैं? 8। देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो क्या है? कॉर्नर। 8 तो क्या है इसमें? कोने, ठीक है। फिर से देख लो, कोने देख लो घन में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 8 तो कोने हो गए इसमें। किनारे कितने हैं? देखो 12 किनारे, देखना भी ध्यान से, 1 2 3 4 तो ऊपर वाले हो गए, 4 नीचे वाले, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12। तो किनारे कितने हो गए? 12। फलक कितनी है? फेस कितनी है? फलक 6 है इसमें। देखो एक ये वाली फलक है, एक इसके सामने वाली 2, एक ये वाली फलक है, एक इसके सामने वाली 4, एक ऊपर वाली फलक है और एक नीचे वाली फलक है। तो फलक कितनी है? 6। किनारे कितने हैं? 12। कोने कितने हैं? 8, ठीक है। तो देखो Na प्लस की हम बात कर रहे हैं, सभी किनारों पर, ये लो जी, किनारों पर होल ले रहे हैं अपन, होल। किनारा एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 किनारे हो गए। सभी किनारों पे हमने क्या लगा दिया? Na प्लस को क्या माना हमने? होल। और एक कहां है? बॉडी के सेंटर पे, मतलब यहां पे मिड में, ये लो जी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका? Na प्लस। अब हम बात करेंगे Cl माइनस की। तो Cl माइनस कहां है? सभी कोनों पर प्लस सभी फेस के सेंटर पर, ठीक है। तो देखो सभी कोनों पर Cl माइनस है, और जिसको हम क्या मान रहे हैं? डॉट मान रहे हैं। ये लो जी, कोने कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कोने हो गए। और फलक कितने हैं? 6। देखो भी ऊपर वाला फलक है, ऊपर वाला, इसका सेंटर ये है। इधर वाला जो फलक है इसका सेंटर ये है। उधर वाला जो फलक है उसका सेंटर ये है। नीचे वाला जो फलक है उसका सेंटर ये है। ये तो 4 ही हुई। अब देखो दो जो फलक है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। एक फलक ये सामने वाला, ये वाला, ये फलक, ठीक है, इस फलक का सेंटर, और एक फलक पीछे वाला, ये पीछे वाला फलक है, और ये आगे वाला फलक है। तो देखो आगे वाले फलक का सेंटर ये हो गया, इस फलक का सेंटर, और पीछे वाले फलक का सेंटर ये हो गया। तो स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, हमें ज्यादा समझ नहीं आएगा इसमें, लेकिन हमें ये पता रखना है Na प्लस कहां होगा? सभी किनारों पर प्लस घन के केंद्र पर। आपका Cl माइनस कहां होगा? FCC अरेंजमेंट में होगा। आगे चल के पढ़ेंगे क्या है FCC का मतलब क्या है कि जो कण है वो कहां होगा? सभी कोनों पर प्लस फलकों के केंद्र पर। कोने कितने? 8। फलक कितने? 6। किनारे कितने? 12। बॉडी सेंटर कितना? 1।
तो ये NaCl की संरचना हो गई। KCl की भी सेम है, ठीक है, KCl भी इसके जैसा अरेंजमेंट है, पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयनिक ठोस, एक बार उतार लो उसको। ये हमने आयनिक सॉलिड पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब तीसरा जो ठोस का प्रकार है वो हम पढ़ेंगे, और तीसरा ठोस का प्रकार कौन सा है आपका? धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। देखो मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, ये तीसरा प्रकार है। ठोस का मतलब वही अरेंजमेंट कैसा? बिल्कुल पास पास कण। कौन से कण? अवयवी कण। क्या क्या हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है। मेटल आ रहा है इसमें, मेटालिक ठोस, इसका मतलब इसमें अवयवी कण क्या होगा? मेटल होगा। देखो नाम से पता चल रहा है, अवयवी कण क्या होगा इसमें? मेटल होगा, ठीक है। तो मेटालिक ठोस की डेफिनेशन क्या होगी? वह ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। जैसे आपका कॉपर है, आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है, आपका आयरन है, ये सारे क्या है? मेटल है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है धात्विक ठोस की, तो धात्विक ठोस की डेफिनेशन क्या होगी? इसमें धातु परमाणु जो है उसका एक समूह होता है। सुनना भी ध्यान से, धातु परमाणु का एक समूह होता है, और हम ये बात जानते हैं कि धातु का करैक्टर कैसा है? लूज है, ढीला है, करैक्टर ढीला है धातु का। कैसे? मेटल क्या करता है भाई? मेटल जो है वो करता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल का करैक्टर है, मेटल का गुण है ये। क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मेटल के परमाणु क्या हो गए? कैटायन हो गए, धनायन हो गए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? मेटालिक ठोस की डेफिनेशन थोड़ा सा हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जो धात्विक ठोस है ये होता क्या है? धातु परमाणुओं का एक व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है धातु परमाणु। धातु परमाणु कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे वो, और ये जो व्यवस्थित धातु परमाणुओं का समूह है ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरा हुआ होगा। फिर से सुनना, धात्विक ठोस की परिभाषा। धात्विक ठोस क्या है? धातु परमाणुओं का एक व्यवस्थित समूह है, ठीक है, जो चारों तरफ से मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, या हम ये कह दें इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा रहता है। बात वही है, कैसे भी कह दें हम, ठीक है। धातु परमाणुओं का एक व्यवस्थित समूह होता है जो चारों तरफ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? धात्विक ठोस, ठीक है। इसका मतलब इसमें अवयवी कण क्या होंगे? धातु ही होगा, नाम से पता चल रहा है धात्विक ठोस। धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से, धातु के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। धातु चमकीला होता है, ठीक है। धातु के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे उसमें चालकता होती है, उसमें विद्युत चालकता होती है, ठीक है। आघात वर्धनीयता का गुण उसमें पाया जाता है, तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक उच्च उसके होते हैं। तो धात्विक ठोस में जो अवयवी कण है वो क्या होंगे? धातु होंगे। तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हम कैसे देंगे? धातु परमाणुओं का व्यवस्थित समूह होता है। धातु परमाणुओं का व्यवस्थित समूह जो चारों तरफ से
मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा रहता है, घिरा होता है। धात्विक ठोस कहलाता है। धात्विक ठोस कहलाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।